नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज आपसे बात करूंगा इस हफ्ते की सुर्खियों पर और हमारे साथ उन तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे हमारे पीएसआईआर के फैकल्टी हेड और अभिषेक सर अपनी विचारों से, अपने दृष्टिकोण से हमें अवगत कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ्ता बहुत सुर्खियों में रहा। बहुत सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटी, कैंपस, कॉलेज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के समर्थन और विरोध में लोग लामबंद दिखे, तलवारें खींची रहीं, बड़ा उबाल देखने को मिला। और इसी हफ्ते हमने ये भी देखा कि मदर ऑफ ऑल डील्स, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिर दस्तखत हो गए। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के ठीक पहले आता है वो पेश कर दिया गया। तो हमारे देश की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आर्थिक स्थिति क्या है, बजट किस तरीके का हो सकता है, और यूजीसी रेगुलेशन पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एक बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। कैसे देखते हैं आप इन तमाम खबरों को? सबसे पहले बात करते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स। हाँ। इससे पहले सर हम लोगों ने एफटीए किया था कई देशों के साथ, लेकिन जैसे ओमान के साथ हमारा हुआ। अगर हम 2025 हाँ की हाँ, बात ओमान करें, है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया हाँ, है, सबके तो साथ बहुत सारे देश रहे। हाँ, लेकिन जितना डेप्थ, जितना स्कोप हाँ, इस एग्रीमेंट में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ जी। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें भारत का 99% एक्सपोर्ट कवर किया गया है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और जो टैरिफ थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर, वो टैरिफ यूरोपीय यूनियन ने कम किए हैं। तो यूरोपीय यूनियन सर कोई देश नहीं है, यूरोपीय यूनियन एक समूह है 27 देशों का। एक ग्रुप है जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन मार्केट, कॉमन इंस्टीट्यूशन, कॉमन लॉ पर बेस्ड है। मतलब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके 27 देशों का जो समूह है वो यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन यूनियन है। तो इसका मतलब क्या हम 27 देशों के साथ अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं? क्योंकि इनमें इस यूरोपीय यूनियन की अपनी एक पार्लियामेंट है। यूरोपीय कमीशन जो होता है वो इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए यूरोपीय कमीशन की जो चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, वो इस बार रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थी, उर्सुला वॉन। और साथ ही साथ में यूरोपीय यूनियन के अंदर एक कॉमन मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। तो मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि क्या अगर हमने यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है, तो यूरोप के सारे कंट्रीज के साथ अपने आप एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया? अब हमें अलग अलग देशों के साथ यूरोप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है, तो अब उनके साथ आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यही इस यूरोपीय यूनियन का मोटिव था। हाँ, और चूंकि ब्रिटेन उससे निकल चुका है बाहर, तो उससे हमने अलग से किया है। अब अगर ब्रेक्सिट हो चुका है, ब्रेक्सिट हो चुका है, तो ब्रिटेन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन। ठीक बात। तो ब्रिटेन से तो हमारा अलग ही सब कुछ होगा। हाँ, होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो है, जर्मनी है, फ्रांस है वगैरह, ये सब के साथ अब आपका एक डील हो गया है। इसका मतलब है कि भारत को यूरोपीय यूनियन के इन देशों की मार्केट अवेलेबल हो गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत और बड़ा अच्छा रिच मार्केट है। और अमेरिका का जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला इशू था, वो भी इससे बहुत इफेक्ट होगा। मतलब वो एक तरीके से उसका असर कम हो जाएगा। और अमेरिकन मार्केट के अलावा हमने मार्केट ढूंढी है यहाँ पर, बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड अमेरिकन मार्केट। इसीलिए अमेरिका मीडिया इसको बहुत वेलकम नहीं कर रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन मीडिया क्यों इसको वेलकम करेगा? ट्रम्प का प्रेशर जो है वो भारत पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो टैरिफ पिंच था वो अब हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उनकी बाजार, वो हमारी बाजार। अब आप देखिए, ये टोटल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जी, ये 200 करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगा। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जनसंख्या कवर होगी भाई। 140 करोड़ तो हमारी ही है। हाँ। और बाकी 60 करोड़ 27 देशों के लोग, 27 देशों के हो गए। प्लस 9,000 से ज्यादा आइटम्स पर टैरिफ या तो कम हुए हैं या जीरो हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये इसका प्लस है। प्लस
टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 25% ये कवर करेगा। वाह, तो व्हाट ये अ फेनोमेनल। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी वास्टनेस सर बहुत है। तो कुछ इश्यूज थे, जैसे वो एग्रीकल्चर और डेयरी पर भी बात करना चाह रहे थे, भारत सरकार ने मना कर दिया। इसीलिए 2007 में पहला मतलब बातचीत होना शुरू हुआ था। हाँ, काफी लंबा वक्त काफी लग लंबा। गया, 22 साल, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद 22 से फिर 27 साल लगभग, बहुत लंबा समय लगा। 2022 से फिर इसने स्पीड पकड़ी, और अमेरिका का जो ट्रम्प वाला जो टैरिफ है उसने पिंच दे दिया, उसने पुश कर दिया। तब हमें गति देखने को मिली, और फिर फाइनली दोनों लोगों ने डिसाइड करके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जो 4-5 महीने बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा। साइन तो हो ही गया, अब वो 4-5 महीने बाद इंप्लीमेंट। 16-17 साल लग गए हमको। 16-17 साल। तो दोनों देशों के इंटरेस्ट सर क्लैश करते रहते हैं ना, तो उसमें तो एक आपस में बीच का रास्ता निकाला जाता है, निकालना पड़ता है। जैसे उनको बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, जर्मनी की बहुत सारी कार भारत में बिकती हैं, जर्मनी के शैंपेन है, वाइन है, वो इंडियन मार्केट में है, यूरोपीय कंपनीज के। तो यूरोपीय यूनियन को बहुत जो इशू आ रहा था वो गाड़ियों को लेके आ रहा था। तो उसको लेकर के भी सरकार ने कहा 110% से ऊपर ही टैक्स लगता था, टैरिफ। तो अभी सरकार ने क्या किया है सर ना, 17 लाख से नीचे की जो गाड़ियां हैं उनको उन्होंने इससे हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया है इस एफटीए से। 17 लाख के ऊपर जो हैं उन्हें इसमें रखा गया है। तो मेजॉरिटी तो 17 लाख के ऊपर की हाँ, है, मिडिल क्लास को, और प्लस हमारा जो स्मॉल सेगमेंट वाला कार का सेगमेंट, तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी तो असर पड़ेगा, बचाना है। तो इसलिए मारुति है या टाटा है, जो स्मॉल सेगमेंट गाड़ियां बनाते हैं, उनको कंपटीशन ना मिल पाए, इसलिए ये सब चीजें की गई हैं। इसीलिए 17 साल लगे। आसान काम नहीं होता, आसान काम नहीं होता, लेकिन फिलहाल फाइनली हो गया है, तो भारत के लिए भी अच्छा है। हमारे क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और अमेरिका की जो दादागिरी थी उसका ये जवाब है, काउंटर है। और एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन है यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों के लिए और हमारे लिए। यूरोपियन यूनियन के देश भी तो अमेरिका से परेशान है, क्योंकि ग्रीनलैंड का मुद्दा आप कहता है कि अपनी सिक्योरिटी खुद करिए, खुद करिए नाटो को लेकर के, और फ्रांस के ऊपर 200%, और अगर हम आपको मदद न करें तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये वहां पे भी था, तो उनको भी एक बाजार चाहिए, तो भारत से अच्छा बाजार क्या मिलेगा? बिल्कुल, 140 करोड़ का ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इतनी अच्छी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी होने वाले हैं। तो उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हमारे लिए भी थी। दोनों के इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज मैच कर गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। बहुत बढ़िया। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल यूजीसी रेगुलेशन 2026 को रोक दिया है, और अगली सुनवाई मार्च में होगी। अब उस पर जिस तरीके का शोर शराबा, हंगामा हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? यूजीसी ने जो रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया सर, मैं तो पहले ये सोच रहा हूँ कि ये क्यों लाया क्यों गया था, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या मतलब किस तरीके से था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ऑल वर इन वेग्स, पूरा जितने भी आपके उसमें रेगुलेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अनक्लियर हैं। गवर्नमेंट ने आनन फानन में, क्योंकि यूजीसी का अभी भी कोई परमानेंट चेयरपर्सन नहीं है, हाँ, वो पिछले कई सालों से नहीं है, तो आनन फानन में बैठे कोई नियम कायदे कानून बन गए। और ससुरवादी धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी नहीं पता कि ये क्या नियम कायदे कानून लागू हो रहे हैं। ख्याली में, मतलब जैसे नींद में सोए थे, ख्वाब देख के आ गया। तो एक्चुअली में बीजेपी ने सोचा कि चलो ठीक है, ओबीसी की राजनीति बहुत चल रही है इधर, हम भी अब थोड़ा सा उसमें 27 में इलेक्शन भी है यूपी में, तो अभी से भूमिका बनाना शुरू करते हैं। 27 में का इलेक्शन तो यूपी में है, लेकिन अभी तमिलनाडु में है, केरल में, और जाति आधारित राजनीति भारत की सच्चाई है, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़े इसी आधार पे जाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दों पर, तो उसमें जाति धर्म का मुद्दा तो होता ही होता है। अब ये लेकर के आए, बवाल हो गया, अपर कास्ट के लोग सड़कों पे उतर आए, स्टूडेंट से लेके प्रोफेसर से लेके वकील से लेके डॉक्टर से लेके सबने विरोध करना शुरू। अब ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से गले में ऐसी हड्डी हो गई, ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद चाहती थी ये मैटर कोर्ट चला जाए, इसीलिए कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने इसको रोकने का विरोध भी नहीं किया, चुप रहे, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने जो किया वो ठीक किया। मतलब सरकार ने अपना पक्ष इसके समर्थन में बहुत मजबूती से कोर्ट में नहीं रखा।
देखिए बात वो ठीक है सर कि जैसे गवर्नमेंट का कहना था कि हम मतलब पूरे इसको आप पढ़ेंगे तो ये था कि हमको इक्विटी इस्टेब्लिश करना हायर एजुकेशन में। देखिए, इस बात से कोई भी हम्म, समझदार आदमी मना नहीं कर सकता, इत्तेफाक ही रखेगा हाँ, कि किसी तरीके का भेदभाव नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, किसी के किसी साथ के नहीं साथ होना नहीं होना चाहिए। चाहिए और जाहिर सी बात है, इसका कोई विरोध न कर सकता है, न करना और ना चाहिए। करना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगती है कि भाई, आप लोकपाल एक्ट देखिए, जी उसमें जी, है कि अगर कोई फर्जी शिकायत करेगा तो पीनल एक्शन होगा। हाँ हाँ ऐसे तमाम हाँ, कानून हैं। बहुत सब में। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अगर फॉल्स कंप्लेंट हम्म करता है, हम्म, मैलिशियस इंटेंट के साथ हाँ, करता है, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन कुछ होना एक्शन होना चाहिए। चाहिए और पहले में था, हाँ, 12 वाले में था। और बाकी ये है कि भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना हाँ, चाहिए, और जो हिस्टोरिकली डिसएडवांस्ड सेक्शन पोजीशन में है रहे हैं उनको मेन उनको थोड़ा स्ट्रीम में आपको आगे लाइए। लाना है। हाँ, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन लीजिए। इसका ये लेकिन कतई मतलब नहीं होता ना सर कि अगर हमें किसी को आगे लाना है तो जो आगे है उसका सर काट दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि सरकार ने बिना सोचे समझे, हाँ, बहुत बहुत जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। और एक तरीके से ये सरकार का या तो मिसकैलकुलेशन था हम्म, या उनकी तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी। हाँ, और मोदी सरकार ने ये बिना तैयारी के कर दिया। हाँ, तो इसमें किसी न किसी को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी, अब क्योंकि मुझे अगर सरकार की हर सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को और जी जी उनके जी, नेतृत्व को जाता है, हाँ तो तो इसका इसका अपयश, इसकी विफलता भी किसके माथे तो हमें जाएगी? तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। नहीं, बलि का बकरा नहीं है, ही मस्ट बी पनिश्ड। ही मस्ट बी पनिश, उनको हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बड़ी पीछा लेता है, थू हुई है मतलब देखिए, बहुत इससे क्या है, देश के भीतर जो है एक बिला वजह का बिला वजह का सामाजिक समरसता बिगड़ती जो है। दबी हुई थी वो हाँ, फिर से। हम लोग चाहते हैं कि एक कास्टलेस सोसाइटी हो, हाँ, इक्वल सोसाइटी हो, जस्ट सोसाइटी हो, लेकिन एक इस तरीके के मुद्दों से विद्वेष बढ़ता है, सही बात आपस में तनाव बढ़ता है। है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो वो कम खत्म होता है। होता है। तो इसकी मतलब ये काम थोड़ा समझदारी से भी किया जा किया जा सकता सकता था था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या आप भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं जहां जातियों के आधार पे स्कूल बन जाएं, जातियों के आधार पे हॉस्टल बन ने जाएं। अमेरिका बनाने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, वहां बनाइए ना। हाँ हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ में, हाँ प्रोग्रेस में, हाँ, मिलिट्री स्ट्रेंथ इसी में। में कास्ट में ही हाँ, बनाइए हाँ, आप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ही बनाइए बनाइए। आप। तो ये तो गलत तो था ही, लेकिन ये भी है कि जैसे जो फिगर सर दिए जाते हैं, जैसे कहा जाता है 118% का जंप हुआ। जंप हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। बट आप ये भी देखिए सर कि आज 2026 में 12,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और केस कितने रजिस्टर्ड हुए 387। अगर आप 378। 378 अगर आप इसको डिवाइड कर लें सर तो 1% से भी कम आएगा। तो हम कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा भी ये कहना है कि अगर भारत में परसेंटेज छोड़िए, हाँ प्रोपोर्शन छोड़िए, रेशियो छोड़िए, एक भी व्यक्ति, हाँ एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट उसका नाइंसाफी, उसके साथ हाँ, भेदभाव, उसकी हकमारी, उसके अधिकार, उसकी मर्यादा, उसका मान सम्मान बनाना चाहिए, और उस पर किसी तरीके का आंच नहीं आना नहीं चाहिए। आनी चाहिए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो सर किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो रीजनल सकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बिहार से जब लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो देखिए वहां बिहारी को एक गाली की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। और तुम यूपी के हो, तुम बिहार के हो। आप देखिए ना, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बच्चे हाँ जब पढ़ने उनके आते हैं, देखिए, तो उनको चिंकी और न जाने क्या हाँ क्या दिल्ली कहते हैं। यूनिवर्सिटी में ही होता है। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन केवल कास्ट के बेस पे नहीं होता, और रीजन के बेस पे भी ये होता बड़ी है। दुखद लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, हाँ कि क्या जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जी, उनमें भी एक दूसरे के उनमें प्रति भी भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि अगर इनमें ही भेदभाव होगा तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय है। हाँ। तो गवर्नमेंट शांत है, कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूजीसी ने क्या किया, अपर कास्ट को विलन बना दिया, बाकी सबको दिखा दिया कि तुम एक्सप्लॉइटेड हो और ये लोग एक्सप्लॉइटर है। ये इंटेंशन गलत था ना। तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून कभी भेदभाव नहीं करता, लोग भले ही भेदभाव कर लें। और मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि कहीं पर भी अगर अन्याय है तो न्याय के लिए खतरा है। खतरा है, तो बिल्कुल। कहीं पर भी अगर अन्याय होगा सर तो ऑब्वियस सी बात है खतरा क्रिएट करेगा। तो और इस पर राजनीति भी बहुत जम के हुई जो अभी समय चला। दरअसल यही बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में राजनीति कुछ ज्यादा होती है। हाँ कुछ ज्यादा होती है। और ये कास्ट जो इशू है ना सर, ये रिजर्वेशन, ये कास्ट बड़ा इमोटिव इशू है। बहुत मोटिव इशू है।
हमारे क्या रीजनल पार्टीज ही कास्ट बेस्ड है सर, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बाहर जाके सोचेंगी ही नहीं, वो तो इसी पे रहेंगी। और रिजर्वेशन को भी, अभी आप रिजर्वेशन की बात कर ली, रिजर्वेशन को भी और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। आप देखिए ना, रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो खुद कहती है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा, जितनी ओबीसी कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं, उनमें केवल कुछ चुनिंदा जो डोमिनेटिंग है, डोमिनेंट कास्ट हैं, केवल उन्हीं को फायदा मिला है। बाकी 80% ओबीसी जो कम्युनिटी है उनको फायदा नहीं मिला। तो ये लोग खुद ही रिजर्वेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, ये खुद ही उसको ट्रिकल डाउन नहीं लेकर के जाना चाहते। तो आपको खुद कहना चाहिए नहीं ठीक है भैया, अब हमको फायदा मिल गया, अब हम जा रहे हैं, अब आप किसी और को इंक्लूड करिए। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, अब हमारे देश में समय आ गया है कि हमको जाति छोड़ो समाज जोड़ो जैसा नाम से कुछ आंदोलन शुरू करना, सामाजिक सुधार का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। और हम सब लोग को कहीं पर भी अपने आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका नाम केवल नाम रखें, जाति सूचक सर हटा दें। और गवर्नमेंट को भी कहीं पर भी किसी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी जगह कास्ट का कॉलम ही हटा दें, तो कम से कम 2-3 पीढ़ी बाद, 25 साल 30 साल बाद, केवल जब सब अपने नाम से जाने जाएंगे तो 2-3-4 पीढ़ी बाद धीरे धीरे कास्ट का असर कम हो जाए, क्योंकि हजारों सालों से जो जाति की व्यवस्था चली आ रही है उसको खत्म करने में 25-30 साल तो लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, 2 दिन में थोड़ी हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि भारत में जाति नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। और भाई देखिए, वैदिक काल में जातियां नहीं थी, उसके उत्तर वैदिक काल से जातियों की जो व्यवस्था बननी शुरू हुई, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है सर, उन्होंने। हमें कहते हैं जिन भी कारणों से ये हुआ धीरे धीरे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पिछले जो 100-200 सालों में देखा, समझा, इतिहास को पढ़ा जी, जाति और धर्म ने, हमें मजहब ने जितना नुकसान पहुंचाया है, फायदा तो नहीं पहुंचा। हाँ, मतलब मजहब और जात से हमें नुकसान ही ज्यादा पहुंचा है, लेकिन सर उसमें फायदा कुछ नहीं हुआ। उसमें भी तो सर अपना आदमी नफा नुकसान देखता है ना बोलते समय। अब आप देखिए इस मुद्दे से, देखिए बीएचयू में 2 स्टूडेंट के ग्रुप सामने सामने आ गए, जेएनयू में नारेबाजी हुई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, मनुवाद की छाती पर। अभी इधर ये भी एक ट्रेंड है ना, देखिए आप जहाँ पर, चूंकि ये जो हमारी SC/ST OBC की आबादी है, एक अनुमान के अनुसार लगभग 80% 85% हैं ये, तो बहुत कुछ ऐसा भी है कह रहे ये पंडितवा चुरकी वाला जा रहा है, उसको गाली देते हैं। सही बात है। और ये बार बार कहना ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ये खुद अपने आप में एक टॉर्चर सा हो गया है। और जो लोग, जैसे मैं जेएनयू में देख रहा था सर, जेएनयू में लोग नारेबाजी कर रहे थे, अगर आप इनसे ये कहिए कि 1000 साल 1500 साल पहले का अत्याचार तुम्हें याद है, लेकिन जो मुगलों के टाइम पर अत्याचार हुआ वो नहीं याद है तुम्हें, उसके खिलाफ कभी नारेबाजी नहीं होती, तो कहेंगे कि अगर हमने उसके खिलाफ नारेबाजी की तो गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। वहां सेलेक्टिव हो गए भाई। उस समय सर क्या भेदभाव नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मुगलों के टाइम पर एट्रोसिटीज नहीं हुई, अत्याचार नहीं हुआ। बट कभी मैंने जेएनयू में इसके खिलाफ नारेबाजी होते हुए नहीं देखा। लेकिन जेएनयू में ब्राह्मणवाद, बनियावाद, क्षत्रियवाद, मनुवाद, इन सब से आजादी के नारे लगते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये भी तो अपने आप में एक तरीके से टॉर्चर ही है। अगर वहां कोई, बिल्कुल, देखिए डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का हो, वो नहीं होना चाहिए। और सर वो जो स्लोगन लगता था, तिलक तराजू और तलवार, ये भी तो अपने आप में एक डेरोगेटरी रिमार्क है। अब वहां से तो इतिहास में जाएंगे तो भूरा बाल साफ करो और न जाने क्या क्या बहुत। ये तो है। खैर, तो भाई मेरे ख्याल में हम लोग को खुद पहल करनी होगी समाज के स्तर पर, और धीरे धीरे जाति व्यवस्था की जकड़न से बाहर आना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि अब आने वाली पीढ़ी में, अब हमारा तो नाम पढ़ चुका जो भी पढ़ना था, हम लोगों को जेएनयू यूजी से क्या लेना देना। हाँ, और हमारा जो नाम था वो हमारे माता पिता दे के अब चले गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो अब विवाह और संतान के साथ अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाए, धीरे धीरे जाति के जकड़न से बाहर निकलें और अपने जाति व्यवस्था, सरकार को एक कानून भी लाना चाहिए कि आज से भारत में इस तारीख के बाद कोई अपना कास्ट का सरनेम इस्तेमाल नहीं करे, और किसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन में, फॉर्म में, एजुकेशन में कहीं पर भी कास्ट नहीं लिखी जाएगी, मेंशन नहीं रिजर्वेशन कैसे देंगे? तो अब जिनको मिल रहा है उनका पीढ़ीगत करते हुए आगे धीरे धीरे। हाँ, मतलब ये आसान नहीं है। अब इस पर सोचना पड़ेगा। ये तो मैंने डिबेट में ऐसे आपसे बातचीत करते हुए इम्प्रॉम्प्टू कह दिया,
मतलब ये कैसे होगा, ये ये तो गवर्नमेंट को सोचना है, गवर्नमेंट करे। हम लोग को भी सोचना नहीं, चाहिए। अदालत ने भी कहा सर हमें कास्टलेस सोसाइटी की तरफ हाँ, बढ़ना और है। इस पर मैं भी सोचूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर फिर धीरे धीरे अगर कुछ प्लान बनता है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग मिल करके भारत को जाति की जकड़न से मुक्त करने का एक सामाजिक सुधार कार्यक्रम करें और अपने आप को जाति विहीन समाज बनाने के लिए प्रयास करें। अब जो तीसरा हमारा मुद्दा था, इकोनॉमिक सर्वे, जी जी जी, कैसा लग रहा पेश हो है गया है। इस बार का देश का बजट कैसा होगा? सर बजट तो हमेशा प्रोग्रेसिव ही रहता है, हाँ, और जो भी सरकार होती है वो देश के लिए अच्छा ही बजट लाने की कोशिश करती है। हाँ, विपक्ष को हमेशा बजट खराब ही लगता है, चाहे कोई हाँ, भी विपक्ष होगा। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की है कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी स्थिति में है। जी, तो जो इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आया है उसमें यही है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारी जो जीडीपी रहेगी, जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, वो 6.8 और 7.2 के बीच में रहेगा, मतलब नियर अबाउट 7% तक रहेगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, जहां दुनिया में इतना अप एंड डाउन है, हम्म, जहां दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं 2%, 3%, इवन चाइना, अमेरिका वगैरह, दे आर स्ट्रगलिंग, तो वहां भारत अगर 7% की जीडीपी से बढ़ रहा है आगे, उम्मीद ऐसा जताई जा रही, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बिल्कुल, हम तो तो कह रहे हैं 5-6% से ऊपर कुछ भी है कुछ तो भी बहुत अच्छा अच्छा है। है। और इकोनॉमिक सर्वे ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे उन्होंने बोला है, उन्होंने एग्रीकल्चर पे उन्होंने बोला है, तमाम चीज़ों पे उन्होंने बात रखी है, जिसमें मोटे मोटे तौर पर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर सर बढ़ा है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। प्लस हमारे देश का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो कम हुआ है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल होने से टैक्स की चोरी वगैरह कम हुई है, गवर्नमेंट ने टैक्स बेस बढ़ाया है, जो बढ़ाया है उससे सरकार की आमदनी टैक्स बढ़ी है, अम्ब्रेला में ज्यादा और लोग आ ज्यादा गए। लोग आ गए हैं, उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। इफेक्टिव कैपेक्स जो है वो बढ़ा है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो कुल मिलाकर के देश में इन्वेस्टमेंट है, देश का एक्सपोर्ट है हमारा बढ़ा है। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत फायदा हुआ है। तो ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप देखेंगे, अब इसी आधार पे आप समझ लीजिए कि जो बजट होगा हमारा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। इन्हीं स्कीम्स के बेसिस पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को आगे मजबूत करने के लिए ऐसा ही कुछ बजट हमको 1 तारीख को मिलेगा। तो बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे क्यों पेश करते हैं? ये सर एक प्रोसेस है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हमारा दरअसल, बजट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है कि हम आने वाले 1 साल में पैसा कहाँ खर्च करेंगे। जैसे बजट आएगा 26 में, लेकिन उसका नाम होगा 26-27। ठीक बात। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर से रिलेटेड होता, भाई लास्ट ईयर कितनी परफॉर्मेंस रही हमारी, क्लास में जैसे हम लोगों का एनुअल एग्जाम होता था, एक कब तरीके से प्रमोशन मिलता था, रिव्यू और प्रोग्रेस रिपोर्ट हाँ होता है। रिपोर्ट कार्ड होता है ये, ताकि सरकार को ये पता चले कि इकोनॉमी में कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है जिसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं। जी। अगर ये नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कहेगा कि इकोनॉमी में हमें करना क्या है, तो फिर वो कैसे बजट अपना कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आ जाता है, फिर आगे अब बजट आएगा। तो हम लोग जब बजट आएगा तो उस पर भी बातचीत करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे पर मैं बहुत जल्द फिर वीडियो भी लाऊंगा, वो भी व्यूअर्स के लिए रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और बजट पे भी रहेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। अभिषेक सर का वीडियो अभी जल्दी ही इकोनॉमिक सर्वे पर आएगा और उसके बाद बजट पर भी आएगा। और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक देखते रहें, जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद।